हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो हम एस्टेट पीजीटी बायोलॉजी के पीवाईक्यू सोल्व कर रहे थे। एस्टेट 2024 वाला पेपर था, वो 30 जुलाई 2025 को हुआ था। तो ये एग्ज़ाम मैंने भी दिया था और मैं इसके अभी पीवाईक्यू सोल्व करवा रही हूँ। और ये आपके लिए सभी एनसीईआरटी एग्जामिनेशंस के लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है, क्योंकि ये एनसीईआरटी बेस्ड एग्जामिनेशन है। और अगर आप DSSS पीजीटी बायोलॉजी, केवीएस पीजीटी बायोलॉजी या फिर एनवीएस की तैयारी कर रहे हैं तो ये सीरीज़ आपके लिए एक प्रैक्टिस सेट हो सकती है। क्योंकि जो एनसीईआरटी बेस्ड एग्जामिनेशन होते हैं जिनका सिलेबस लगभग सिमिलर सा होता है, तो वो कॉन्सेप्ट एक दूसरे एग्ज़ाम में रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, तो आप अगर एस्टेट के अलावा इन सभी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं और आप अपने कॉन्सेप्ट को और अच्छे कर सकते हैं। ठीक है, तैयारी को आप बेहतरीन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो 90 से लेके 140 तक अपने क्वेश्चन हो गए थे। आज 141वां क्वेश्चन है। आज ये सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगी। ये 60 क्वेश्चन मैंने 6 लेक्चर में कंप्लीट किए। ये 60 क्वेश्चन 60 मिनट में भी कंप्लीट हो सकते हैं, आप जानते हैं। लेकिन मैंने हर एक क्वेश्चन के जो 4 ऑप्शन है ना, उस 4 ऑप्शन को भी अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ठीक है, क्योंकि क्या पता उन्हीं ऑप्शन से अगली बार क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, तो मैंने ये 6 लेक्चर में कंप्लीट किया है ये सीरीज़। ठीक है, तो क्योंकि मैं ऐसे ही सिर्फ आंसर बता के नहीं चल रही, पूरा एनालाइज करके चल रही हूँ। अगर आपको सीरीज़ अच्छी लगे तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो और ऐसी वीडियो आपको मिलती रहेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज़ इज़ नॉट कॉज्ड बाय हाइपरथायरॉयडिज्म। मतलब ये 4 ऑप्शन है ना, उन चारों में से 3 डिजीज़ तो हाइपरथायरॉयडिज्म की वजह से होंगे और एक उससे अलग होगा। ठीक है, एक उससे अलग होगा। तो भाई पहला ऑप्शन है बेस्टोव डिजीज़, सेकंड है हाशिमोटोज डिजीज़, थर्ड है एक्सोथेल्मिक गोइटर एंड फोर्थ है प्लमर्स डिजीज़। तो इसका आंसर आएगा हाशिमोटोज डिजीज़। ठीक है, तो अभी इन चारों ऑप्शंस को मैं एक्सप्लेन करती हूँ। तो पहले समझो हाइपरथायरॉयडिज्म होता क्या है। इट इज़ द ओवर प्रोडक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन। थायराइड हार्मोन का ओवर प्रोडक्शन को हाइपरथायरॉयडिज्म कहते हैं। थायराइड हार्मोन कौन से होते हैं? T3 एंड T4 होते हैं। ठीक है, ट्राई आइडोथायरोनिन एंड टेट्रा आइडोथायरोनिन। ठीक है, जो T3 है उसी को थायरोक्सिन भी बोला जाता है। ठीक है, और ये कौन से अमीनो एसिड के डेरिवेटिव होते हैं, इसी सीरीज़ में ये मैंने क्वेश्चन भी सोल्व कराया है। ठीक है, उसमें अमीनो एसिड से कौन से डेरिवेटिव हैं, प्रोटीनियस हार्मोन कौन से, ये सभी मैंने इसी सीरीज़ में सोल्व कराया है। ठीक है, एस्टेट का ही क्वेश्चन है, इसी एग्जाम का क्वेश्चन है। तो वो आप कमेंट्स में बताना कि थायराइड हार्मोन जो थायरोक्सिन है कौन सा अमीनो एसिड का डेरिवेटिव है। ठीक है, तो हाइपरथायरॉयडिज्म की आपने डेफिनेशन देख ली। अब देखो हाइपरथायरॉयडिज्म के एग्जाम्पल देखो, कौन कौन से डिजीज़ हाइपरथायरॉयडिज्म से हो रहे हैं। तो बेस्डोव डिजीज़ हो रहा है, उसी को ग्रेव्स डिजीज़ बोला जाता है और उसी को एक्सोथेल्मिक गोइटर बोला जाता है। तो ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन में तो ये बेस्डोव डिजीज़ और एक्सोथेल्मिक गोइटर का नाम है। ठीक है, तो आप जानते हैं ये तो हाइपरथायरॉयडिज्म से हो गया, ये 2 ऑप्शन तो टल गए वहाँ से। और ग्रेव डिजीज़ भी इसमें ही ऐड कर लेना भाई, ये भी हाइपरथायरॉयडिज्म से होता है। ठीक है, ये एक तरह का ऑटो इम्यून डिजीज़ है। ठीक है, इसमें क्या होता है, बॉडी प्रोड्यूसेस TSH रिसेप्टर स्टिमुलेटिंग एंटीबॉडीज़। मतलब बॉडी एंटीबॉडीज़ को बनाने लग जाती है। जब खुद की बॉडी है ना किसी रिसेप्टर के लिए, किसी ऑर्गन के लिए खुद की ही बॉडी एंटीबॉडीज़ बनाने लग जाए ना, तो उसको ऑटो इम्यून डिजीज़ कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर TSH यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिसेप्टर्स जो होते हैं ना, उनको स्टिमुलेट करने वाली एंटीबॉडीज़ बनने लग जाती हैं। ठीक है, जब वो एंटीबॉडीज़ TSH रिसेप्टर से बाइंड करेंगी, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन के रिसेप्टर से बाइंड करेंगी, तो वो तो हमेशा स्टिमुलेट होते रहेंगे, कॉन्टिन्यूस स्टिमुलेशन मिलेगा उनको, तो हमें है ना, कॉन्टिन्यूस उनको सिग्नल मिल रहा है कि तुम थायराइड हार्मोन बनाओ। ठीक है, तो वो कॉन्टिन्यूस स्टिमुलेशन उनको मिलता रहेगा, तो ओवर प्रोडक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि उनको कॉन्टिन्यूस सिग्नल मिल रहा है कि भाई तुम थायराइड हार्मोन बनाए, तो वो तो बनाएंगे ना, तो ओवर प्रोडक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन हो जाता है वहाँ पे, विच कॉजेज हाइपरथायरॉयडिज्म। समझ में आ गई बात। बेस्डोव डिजीज़, ग्रेव्स डिजीज़ एंड एक्सोथेल्मिक डिजीज़, ये तीनों एक के ही नाम है और ये इनका मैंने डिटेल्स दे दिया। ठीक है, नेक्स्ट एक और डिजीज़ वहाँ पे दे रखा था, प्लमर्स डिजीज़। ठीक है, इसमें क्या है, टॉक्सिक मल्टी नोडुलर गोइटर, इसी को बोलते हैं टॉक्सिक मल्टी नोडुलर गोइटर। ठीक है, कॉजेज हाइपरथायरॉयडिज्म, ये भी हाइपरथायरॉयडिज्म को कॉज करता है। ठीक है, अपीयर्स इन ओल्ड एज,
ठीक है, ओल्ड एज में ज़्यादा देखने को मिलता है। इट इज़ नॉट ऑटो इम्यून डिजीज़। पिछले वाले जो मैंने डिजीज़ बताए ना वो सारे ऑटो इम्यून डिजीज़ थे, लेकिन ये ऑटो इम्यून डिजीज़ नहीं है, इसमें एंटीबॉडीज़ नहीं बन रही है। तो भाई ये कैसे कोज कर रहा है हाइपरथायरॉयडिज्म, देखते हैं इसमें। देखो, थायरॉयड ग्लैंड हैज़ मल्टीपल नोड्यूल्स। तो जो ऐसे पर्सन है ना जिनके अंदर प्लमर डिजीज़ देखा जाता है, उनकी जो थायरॉयड ग्लैंड होती है ना उसमें मल्टीपल नोड्यूल्स हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, मल्टीपल नोड्यूल हमें देखने को मिल गए, वहाँ पर कोई एंटीबॉडी नहीं बन रही है, पिछली स्लाइड पे जो मैंने एक्सप्लेन किए डिजीज़ उनकी तरह। तो ये नोड्यूल क्या करते हैं, दीज फंक्शन इंडिपेंडेंटली ऑफ TSH। तो ये है ना थायरॉयड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होता है ना, उनसे इंडिपेंडेंटली फंक्शन करते हैं, मतलब उन पे डिपेंड नहीं कर रही हैं। ठीक है, सीक्रेट एक्सेस थायरॉयड हार्मोन, ये खुद ही एक्सेस थायरॉयड हार्मोन सीक्रेट कर रहे हैं विदाउट डिपेंडेंसी ऑन TSH। और ये ऑटो इम्यून डिजीज़ नहीं है, और ये एक्सेस थायरॉयड हार्मोन रिलीज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से हाइपरथायरॉयडिज्म हो रहा है। ठीक है, तो भाई अपन ने देख लिया एक प्लमर्स डिजीज़, ये आगे बेस्डो डिजीज़ मैंने बता दिया, इसी का नाम है एक्सोथेल्मिक गोइटर, और इसी का नाम था ग्रेव्स डिजीज़। ठीक है, ये तो तीनों जो ऑटो इम्यून डिजीज़ की वजह से जो है वो कर रहे थे ओवर प्रोडक्शन ऑफ थायरॉयड हार्मोन। और फोर्थ अभी मैंने बताया प्लमर्स डिजीज़, तो इसमें नोड्यूल्स बन जाते हैं, ये भी हाइपरथायरॉयडिज्म का एग्जाम्पल है। तो एक डिजीज़ बच गया अपना हाशिमोटो डिजीज़, इसको और देख लेते हैं अच्छे से। तो हाशिमोटोज डिजीज़ ये हाइपोथायरॉयडिज्म का एग्जाम्पल है, यानी थायरॉयड हार्मोन का, थायरोक्सिन वगैरह का कम सिक्रीशन हो रहा है। ठीक है, हाइपो का मतलब कम, हाइपर का मतलब ज़्यादा। ठीक है, तो हाशिमोटोज डिजीज़ हाइपोथायरॉयडिज्म का एग्जाम्पल है। ठीक है, ये भी एक तरह का ऑटो इम्यून डिजीज़ है। ठीक है, ये एक तरह का ऑटो इम्यून डिजीज़ है, इसमें भी एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं। इम्यून सिस्टम प्रोड्यूसेस ऑटो एंटीबॉडीज़ एंड एंटी थायरोग्लोबुलिन एंटीबॉडीज़। ठीक है, इसके अंदर एंटीबॉडीज़ बन जाती है, क्या करते हैं, दीज डिस्ट्रॉयड थायरॉयड ग्लैंड। भाई ये थायरॉयड ग्लैंड की सेल्स को ही जो है डिस्ट्रॉय करने लग जाती हैं। ठीक है, इट कॉजेज डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ थायरॉयड हार्मोन। जब थायरॉयड ग्लैंड की सेल्स ही डिस्ट्रॉय होने लग रही है तो थायरॉयड हार्मोन कहाँ से बनेगा, तो थायरॉयड हार्मोन का जो प्रोडक्शन है वो डिक्रीज हो जाएगा। इसके सिम्टम क्या है, क्या लक्षण है इसकी, जो हाइपोथायरॉयडिज्म के इसके क्या लक्षण है, फटीग, ज़्यादा थकान होने लग जाएगी, वेट गेन होने लग जाएगा, कोल्ड इंटॉलरेंस हो जाएगा, कॉन्स्टिपेशन, स्लो हार्ट रेट, डिप्रेशन, ड्राई स्किन, हेयर लॉस, ये सभी इसके हाइपोथायरॉयडिज्म के एग्जाम्पल है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर अपना हाशिमोटो डिजीज़ था, जो कि हाइपरथायरॉयडिज्म से नहीं हो रहा, हाइपोथायरॉयडिज्म से हो रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट प्योरीफाइड फॉर्म ऑफ लैक। तो ये जो इकोनॉमिक जूलॉजी है ना उसके अंदर हम सेरिकल्चर, लैक कल्चर ये देखते हैं। ठीक है, तो उसी से इकोनॉमिक जूलॉजी से है ये। ठीक है, लैक कल्चर वाले टॉपिक से ये क्वेश्चन है। तो ये दे रखे इसके एग्जाम्पल, सॉरी ऑप्शंस, सीड लैक, प्योर लैक, सीट लैक एंड शेल लैक। तो इसका एग्जाम्पल आएगा शेल लैक। जो मोस्ट प्योरिफाइड फॉर्म होते हैं ना लैक की, वो शेल लैक होती है। जब मैं असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी का जो एग्ज़ाम होने वाला था उसके लिए जब तैयारी कर रही थी ना, तो मैंने लैक कल्चर पढ़ा था। ठीक है, तो उसमें क्वेश्चन आया था कि लैक क्या है, एक हाइड्रोकार्बन से बना है, ऐसे एग्जाम्पल थे, एक कार्बोहाइड्रेट है, पॉलीसेक्राइड है, क्या है, रेजिन है। तो उसका आंसर था रेजिन, लैक एक रेजिन है। ठीक है, और सबसे प्योरीफाइड फॉर्म होती है लैक की शेल लैक। ठीक है, इसमें बाकी एग्जाम्पल देख लेते, बाकी ऑप्शंस देख लेते। स्टिक लैक, सीड लैक, शीट लैक है, शील लैक, ये लैक की फॉर्म है कुछ। देखो ये जो स्टिक लैक, सीड लैक, शीट लैक होते हैं ना, ये ना रो फॉर्म होते हैं, इनमें कुछ ये कुछ प्रोसेस से होके गुजरते हैं। ठीक है, प्रोसेसिंग वगैरह होती है, और सबसे लास्ट में बनता है शील लैक, जो सबसे प्योरीफाइड फॉर्म है, और इनमें से इम्प्योरिटीज़ हटा दी जाती हैं, उसके बाद सबसे लास्ट में शील लैक बनता है। ठीक है, तो सबसे प्योरीफाइड फॉर्म जिसमें ना के बराबर इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो है शील लैक। ठीक है, ये आपको याद ही करना था। और एक और पॉइंट मैंने बता दिया, लैक एक रेजिन है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। मैच करने का है ये, मेरिस्टेम टिश्यू, सिंपल टिश्यू, सिक्रीटरी टिश्यू और कॉम्प्लेक्स टिश्यू। इसको कॉलम 2 के साथ मैच करना है, स्क्लेरेनकाइमा, हाइडाथोट्स,
फ्लोएम एंड कैम्बियम। तो सबसे पहले जब मैचिंग का क्वेश्चन आए ना, तो उसमें आप देखा करो आपको आसान कौन सा लग रहा है, ठीक है। तो मुझे तो यहाँ सबसे पहले दिखा था कॉम्प्लेक्स टिश्यू, सबसे पहले दिखा था कॉम्प्लेक्स टिश्यू, दो डी पे है। तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू आप जानते ही हैं कि जाइलम और फ्लोएम होते हैं, तो मैंने डी का थर्ड कर दिया। फिर ऑप्शन देखो भाई, ऑप्शन नहीं दिखे थे, शायद मैं वो स्लाइड ऐड करना भूल गई, ठीक है। ऑप्शन वाली भी स्लाइड थी, पर मैं इसमें ही समझा देती हूँ आपको। कॉम्प्लेक्स टिश्यू जाइलम और फ्लोएम होते हैं, तो डी का तो थर्ड आ जाएगा। फिर मुझे दिखा सिंपल टिश्यू। सिंपल टिश्यू आप जानते हैं कि स्क्लेरेंकाइमा, पैरेन्काइमा और कोलेनकाइमा होते हैं। तो आपको सिंपल टिश्यू का यहाँ क्या दिख रहा है, यहाँ पर स्क्लेरेंकाइमा आएगा, ठीक है। सिंपल टिश्यू कितनी तरह के थे, 3 टाइप थे इसके, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेंकाइमा। यहाँ पर सिंपल टिश्यू का दे रखा है स्क्लेरेंकाइमा, ठीक है। तो बी का फर्स्ट हो गया, इसी से अपना आंसर निकल गया था, ठीक है। फिर आता है सिक्रीटरी टिश्यू। सिक्रीटरी टिश्यू वो होते हैं जो प्लांट बॉडी से कुछ न कुछ बाहर सिक्रीट करते हैं, ठीक है। तो ऐसा तो ऑप्शन मुझे सिर्फ हाइडाथोड्स दिखा, क्योंकि इससे हाइडाथोड से गटेशन होता है, यानी ड्रॉपलेट की फॉर्म में जो है वाटर बाहर आता है ना। तो सिक्रीटरी टिश्यू का मुझे हाइडाथोड्स मिल गया, तो 3 अपने सही हो गए। फिर है मेरिस्टेम टिश्यू। मेरिस्टेम टिश्यू ऐसे टिश्यू होते हैं जो लगातार डिवाइड करते रहते हैं, यहाँ पर डिवाइडिंग सेल्स आपको मिलती है, तो इसका एग्जांपल आएगा कैम्बियम, ठीक है। तो आसान सा क्वेश्चन था, अपने जाने पहचाने से दिख रहे थे, जैसे सिंपल टिश्यू दिख रहा था, कॉम्प्लेक्स टिश्यू दिख रहा था, सिक्रीटरी टिश्यू भी हाइडाथोड्स एक ही सिक्रीशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, यहाँ पर एक ऐसी जैसे हाइडाथोड्स है। तो अपने क्वेश्चन आराम से सोल्व हो रहा था ये, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं। आई होप ये आपको क्वेश्चन समझ आ गया। फिर है कॉटन फाइबर्स आर बोटेनिकली, मतलब कॉटन फाइबर्स क्या हैं। तो पहला ऑप्शन है बास्ट फाइबर, सेकंड है जाइलम फाइबर, तीसरा है फ्लोएम फाइबर है, चौथा है एपिडर्मल फाइबर। तो कॉटन फाइबर्स जो होते हैं ना, वो एपिडर्मल फाइबर होते हैं। वो कैसे, देखिए, जो एपिडर्मल फाइबर होते हैं ना, वो प्लांट के किसी पार्ट के एपिडर्मिस से बने हुए होते हैं, ठीक है। एपिडर्मिस से बने हुए थे, चाहे वो फ्रूट है, लीफ है, या फिर सीड है। तो कॉटन आपने हरियाणा वालों ने तो देखी ही है भाई, खेत में लगी हुई कपास। तो वो जो बिनोला होता है ना, वो उसका सीड है, आप जानते हैं। तो उस बिनोले के आसपास, सीड के आसपास ही तो कॉटन फाइबर लगे होते हैं, उसके आसपास ही तो कपास होती है। तो वो सीड के एपिडर्मिस से निकले हुए होते हैं वो फाइबर्स, ठीक है। कॉटन फाइबर सीड के एपिडर्मिस से ही निकले होते हैं, वो बिनोले के ऊपर ही तो लगे होते हैं। तो इसका आंसर 4th आएगा। और मेरे पता नहीं उस टाइम दिमाग में क्यों नहीं आया, वो शायद एग्ज़ाम का प्रेशर ही ऐसी चीज़ है, या फिर क्या बात थी, पता नहीं उस टाइम मेरे से ये क्वेश्चन कैसे गलत हो गया भाई। और फिर बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं। बास्ट फाइबर, ये एक तरह के फ्लोएम फाइबर्स होते हैं, ठीक है। ये जो है स्ट्रेंथ वगैरह प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। ये फ्लोएम फाइबर्स होते हैं। और जैसे जूट फाइबर, ये सब इसका एग्जांपल है। जो बोरियां वगैरह होती हैं जूट की, तो वो बास्ट फाइबर का एग्जांपल है। सेकंड है जाइलम फाइबर, तो ये जो प्लाईवुड वगैरह में काम आते हैं, ये बहुत हार्ड होते हैं, ठीक है। वो जाइलम फाइबर होते हैं। फिर तीसरा है फ्लोएम फाइबर, वो मैंने अभी बता दिया। बास्ट फाइबर को ही, बास्ट फाइबर जो होते हैं वो फ्लोएम के ही डेरिवेटिव होते हैं। फ्लोएम फाइबर एंड बास्ट फाइबर एक ही चीज़ है। जाइलम फाइबर मैंने बता ही दिया, जाइलम से बने होते हैं और उसमें बहुत हार्ड होते हैं, ये प्लाईवुड वगैरह में काम आते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ एपिडर्मल फाइबर ही इसका आंसर हो सकता है, कॉटन फाइबर का, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अभी। और शायद ये बहुत लंबा क्वेश्चन था भाई, ये तो शायद आपको समझ नहीं आए अभी क्या लिखा हुआ है इसमें, तो मैं पढ़ के बता देती हूँ, ध्यान से सुनना। अमोनिया विच इज़ प्रोड्यूस्ड बाय मेटाबॉलिज्म इज़ कन्वर्टेड इनटू यूरिया इन द, मतलब अमोनिया यूरिया में कहाँ कन्वर्ट होती है, शरीर के किस हिस्से में कन्वर्ट होती है। तो भाई इसका आंसर आएगा लीवर, दे रखा थर्ड। जो अमोनिया है ना यूरिया में कन्वर्ट होती है, तो यूरिया साइकिल कहाँ होता है, लीवर में होता है यूरिया साइकिल। तो एक ही जगह तो लीवर आ जाएगा, क्योंकि जो क्रैब हैंसलेट साइकिल बोलते हैं, और ये लीवर में होता है, ठीक है। इन द लीवर ऑफ ह्यूमन बींग्स बाय द प्रोसेस ऑफ, तो कौन सी प्रोसेस से बनती है, ये मैंने अभी नाम बताया है, क्रैब हैंसलेट साइकिल, ठीक है। क्रैब साइकिल अलग चीज़ है, यहाँ पर ये है क्रैब हैंसलेट साइकिल, ठीक है। एंड एक्सक्रीशन एक्सक्रीटेड आउट बाई, तो भाई आप जानते हैं यूरिया का एक्सक्रीशन कौन सा ऑर्गन करता है, ठीक है। तो किडनी के थ्रू होता है। तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था।
कि अमोनिया which is produced by metabolism is converted into urea in the liver of human beings by the process of Krebs-Henselt cycle and excreted out by kidneys। ठीक है, आपको आपका आंसर मिल गया। तो अभी नेक्स्ट चलते हैं। Which of the following traits was not studied by Mendel in P? तो मेंडल ने 7 कॉन्ट्रास्टिंग पेयर्स लिए थे कैरेक्टर्स के। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखे फ्लावर शेप, फ्लावर कलर, फ्लावर पोजीशन और पोड शेप। तो इसका आंसर आएगा फ्लावर शेप। फ्लावर की कोई शेप थोड़ी ना बताई थी, फूल की कोई शेप थोड़ी ना बताई थी भाई, तो इसका आंसर यही आएगा। और मैंने पहले भी बताया कि जेनेटिक्स वाले चैप्टर में जो वो टेबल्स दी हुई है ना, वो ज़रूर याद कर लेना। इसी में शायद इसी में क्वेश्चन है, या फिर मैं अभी साथ में DSSB PGT बायोलॉजी का एग्ज़ाम सोल्व करा रही, उसमें है। तो उसमें बता रखे कितने प्लांट्स लिए थे, तो भाई 14 प्लांट्स लिए थे। तो पता नहीं, मैंने DSSB वाले में होगा। तो आप देख रहे हैं कैसे NCERT से क्वेश्चन आ रहे हैं और टेबल से भी क्वेश्चन आ रहे हैं जो वहाँ पर दी गई हैं NCERT की। तो भाई उसको तो रट लो, अपने को साथ रखो, हमेशा पढ़ते रहो उसको। तो फ्लावर शेप इसका आंसर आएगा। मेंडल ने फ्लावर शेप की स्टडी नहीं की थी, जबकि फ्लावर कलर की थी। उसमें डोमिनेंट और रिसेसिव फ्लावर कलर देखे थे। डोमिनेंट वायलेट था यानी पर्पल, और रिसेसिव था वाइट। ठीक है, फ्लावर पोजीशन देखी थी एक्सियल एंड टर्मिनल। ठीक है, एंड पोड शेप देखा था कॉन्स्ट्रिक्टेड एंड जो पूरी तरह बना उसको क्या बोलते हैं, एक तो कॉन्स्ट्रिक्टेड पोड शेप था और एक मुझे अब वो थोड़ी टर्म याद नहीं आ रही है। ठीक है, आप देख लेना पर उस टेबल को। नेक्स्ट चलते हैं। सिलेक्ट द रोंग कम्बिनेशंस फ्रॉम द गिवन टेबल विद द हेल्प ऑफ कोड्स गिवन बिलो। तो रोंग कम्बिनेशन बताने हैं। तो पहला दे रखा है टेस्टोस्टेरोन, इसका सोर्स है लेडिक सेल्स ऑफ टेस्टिस। हाँ भाई, लेडिक सेल्स ऑफ टेस्टिस से ही तो रिलीज होता है टेस्टोस्टेरोन, और ये नेचर क्या है, स्टीरॉयड। ठीक है, इस हार्मोन का क्या नेचर है, स्टीरॉयड हार्मोन है ये। टेस्टोस्टेरोन लेडिक सेल्स ऑफ टेस्टिस से रिलीज होता है और ये नेचर में स्टीरॉयड होता है। तो पहला तो ए तो अपना ठीक है। दूसरा है एस्ट्रोजन, ये फॉलिकल सेल्स ऑफ ओवरी। हाँ भाई, फॉलिकल सेल्स ऑफ ओवरी से ही तो रिलीज होता है, फॉलिकल से तो रिलीज होता है, और इसका भी नेचर स्टीरॉयड है। ठीक है, तीसरा है प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन कॉर्पस ल्यूटियम ऑफ ओवरी से रिलीज होता है। हाँ भाई, ये भी तो सही है, कॉर्पस ल्यूटियम से तो रिलीज होता है। जब टर्शरी फॉलिकल से, जो जिसको ग्राफियन फॉलिकल भी बोल रहे थे, तो वहाँ से जब एग रिलीज़ हुआ था तो वो कॉर्पस ल्यूटियम बन गया था, और उसी से प्रोजेस्टेरोन रिलीज़ हो रहा था। ठीक है, जब तक प्लेसेंटा नहीं बन जाती ना, तब तक कॉर्पस ल्यूटियम से ही जो है प्रोजेस्टेरोन रिलीज़ होएगा। ठीक है, जो कि बेबी के इम्प्लांटेशन में, प्रेगनेंसी को मेंटेन करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो इसका नेचर भी स्टीरॉयड ही है। ठीक है, अब ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, तो HCG हार्मोन जो है ना, वो प्लेसेंटा से रिलीज़ होता है। ठीक है, HCG हार्मोन प्लेसेंटा से रिलीज़ होता है, और इसका नेचर है ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन इसका नेचर है। तो ये चारों ही ऑप्शन सही हैं। और नेक्स्ट देखते हैं अभी। तो इसके आंसर ऑल कम्बिनेशंस आर करेक्ट, इसका ये आंसर आएगा, क्योंकि सभी बिल्कुल सही दिए गए हैं। आप चाहे तो पॉज कर सकते हैं वीडियो को और अच्छे से पढ़ सकते हैं, और कहीं कोई डाउट लगे वो आप मुझे कमेंट्स में बताना। और साथ में ये भी बता दिया करो भाई कि कैसा लगता है आपको मुझसे पढ़ना, मुझे कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और कैसा पढ़ाती हूँ मैं, प्लीज़ बता दिया करो। और कहीं कोई गलती है तो मुझे बता दिया करो, ताकि मैं उसको करेक्ट कर सकूँ। और सब्सक्राइब भी कर लिया करो, अगर वीडियो यहाँ तक पहुँचे हो देखते देखते, तो सब्सक्राइब करने में क्या है, तो भाई सब्सक्राइब भी किया करो, ताकि ऐसी वीडियोस आपको मिलती रहें। और आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस मैं करवाऊँगी, ये मैंने पहले ही कहा था। सभी जो PGT बायोलॉजी के एग्ज़ाम्स होते हैं उन सब के PYQ के थ्रू आपकी तैयारी करवाऊँगी, तो सब्सक्राइब कर लिया करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रोकास एरिया ऑफ स्पीच आर प्रेजेंट इन पैराइटल लोब, टेम्पोरल एंड ऑक्सीपिटल लोब एंड फ्रंटल लोब। तो ब्रोकास एरिया ऑफ स्पीच फ्रंटल लोब में प्रेजेंट होते हैं। तो आप जानते हैं कि अपने जो ब्रेन में लोब्स होते हैं, फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल लोब्स होते हैं, इसमें डिफरेंट एरियाज़ प्रेजेंट होते हैं। तो ब्रोकास एरिया ऑफ स्पीच अपना फ्रंटल लोब में होता है, और रेस्पायरेटरी एरिया, विजुअल एरिया, ऑडिटरी एरिया, ये डिफरेंट एरियाज़ हैं जो कि अपने इन्हीं लोब्स में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इनकी मैं अलग से टेबल बना के आपके लिए लेके आऊँगी। अगर आप सच में पढ़ना चाहते हैं तो मुझे बता देना,
ताकि मैं ये नर्वस सिस्टम वाला जो चैप्टर है उसको, उसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो ला सकूँ। ये अपना नर्वस सिस्टम से ही है अपना ये क्वेश्चन, ठीक है। तो मुझे बता देना कमेंट्स में। अब ये क्वेश्चन देखो, इसमें भी मैचिंग करना है अपने को, ठीक है। तो फर्स्ट ये रेस्पिरेटरी वाला जो चैप्टर है ना उससे है। तो टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और रेजिडुअल वॉल्यूम, ठीक है। इसके आगे इनकी कितनी एयर होती है इसमें, तो वो सब दी गई है। तो भाई आप देख रहे हो कि ना जो वो कैपेसिटीज़ एंड वॉल्यूम से एरिया है ना वो आधे पेज का भी नहीं है, टोटल मिला के आधे पेज का भी नहीं है वो एनसीईआरटी में, और उससे हमेशा क्वेश्चन देखने को मिलता है, ठीक है। तो आप इन्हीं क्वेश्चन से समझ तो गए होंगे। अगर आप देखिए कोई भी, आप जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ रहे हो, आप एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ रहे हो, तो उससे डिजीज से क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। कोई भी आप ग्लैंड पढ़ रहे हो, हार्मोन पढ़ रहे हो, तो उसके डिजीज से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। और आप रेस्पिरेटरी वाला पढ़ रहे हो तो इसमें वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज से क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तो देखते हैं इसमें। तो टाइडल वॉल्यूम तो सबको पता होता ही है भाई, 500 ml ऑफ एयर, ठीक है। 500 ml होती है टाइडल वॉल्यूम। और फिर कौन सा जाना पहचान लग रहा है, रेजिडुअल वॉल्यूम। रेजिडुअल वॉल्यूम भाई 1100 से 1200 ml होती है, ठीक है। फिर एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ये होती है 1000 से 1100 ml, ठीक है। फिर इंस्पायरेटरी रिजर्व होती है 2500 से 3000 ml, ठीक है। ये मैंने भी कई बार याद करके, क्योंकि हमेशा कंफ्यूज हो जाती थी, सिर्फ एक ही टर्म याद होती थी मेरे से, टाइडल वॉल्यूम वो होती है 500 ml ऑफ एयर, पर एक ही याद होती, तो मैंने बार बार रिवाइज करके तो ये सारे टर्म्स को याद किया, और इसमें से मुझे क्वेश्चन भी देखने को मिल गया, ठीक है। तो ये ज़रूर आपको याद करनी है। इससे नेट में भी क्वेश्चन आते हैं, नेट में भी आया था CSIR का, नेट लाइफ साइंसेज जो होता है ना उसमें, इसमें से भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो भाई ये इम्पोर्टेंट है, डिजीज़ इम्पोर्टेंट है, और ये कैपेसिटी एंड वॉल्यूम इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये ज़रूर देख लिया करो। नेक्स्ट चलते हैं। ये भाई इसका कोड दे रखा था इसी क्वेश्चन का, तो वहीं पे मैंने इसका आंसर बता दिया। नेक्स्ट चलते हैं। अरेंज द parts of artificial hive used in apiculture from bottom to top with the help of codes given below। तो हाइव, सीलिंग, सुपर चैम्बर, ब्रूड चैम्बर एंड क्वीन एक्सक्लूडर। तो ये क्वेश्चन मुझे नहीं आता था। जो एपिकल्चर का टॉपिक तो मैंने किया था, कौन सी टाइप की हनी बीज होती है, कौन सी हम डोमेस्टिक हनी बीज होती हैं, तो ये सब तो मैंने पढ़ लिया था। लेकिन मैंने ये जो आर्टिफिशियल हाइव था ये मैंने कहीं नहीं देखा भी। तो क्वेश्चन इसने सरप्राइज़ कर दिया था पेपर में। मैंने तुक्का भी लगाया, वो भी गलत हो गया। तो भाई तुक्के हमेशा सही नहीं होते हैं, ठीक है। पर अच्छा हुआ नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। नेगेटिव मार्किंग में तो आपको अटैम्प्ट तो करना ही होता है, क्या पता सही तुक्का लग जाए। पर सॉरी, नेगेटिव मार्किंग नहीं थी एस्टेट में, और इसीलिए मैंने ये अटैम्प्ट कर दिया था। अगर नेगेटिव मार्किंग होती ना, जैसे DSSB में होती है, तो मैं ये क्वेश्चन नहीं करती, ठीक है। तो इसका आंसर सही करवा देती हूँ। तो पहला आएगा C। पहला आता है ब्रूड चैम्बर होता है, ठीक है। फिर है क्वीन एक्सक्लूडर होता है, फिर उसके बाद होता है सुपर चैम्बर, और उसके बाद होता है हाइव सीलिंग, ठीक है। तो इसका ये सेकंड वाला आंसर था। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर पॉज करके समझ सकते हैं। इसको याद ही करने का, वैसे समझना क्या है इसमें, ठीक है। तो ये भाई अपना एस्टेट PYQ 2024 वाला एस्टेट PGT बायोलॉजी का आज कंप्लीट हो गया है। और बता देना आपको, ये सब मेरे को इतना ही टाइम देके जो है वीडियोस करवानी चाहिए, या फिर मुझे कम टाइम देना चाहिए, क्योंकि कम टाइम में क्या है, आंसर बताया, थोड़ा सा एक्सप्लेन किया और आगे चलो, ठीक है। उसमें क्लियर तो कुछ नहीं होता, क्योंकि आंसर थोड़ी ना आते हैं नेक्स्ट पेपर के लिए। जब हम तैयार करते हो तो आंसर उसी के थोड़ी ना छपते होते हैं। आंसर तो अपन टॉपिक करते कॉन्सेप्ट से आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ी ना रिपीट हो रहे, कॉन्सेप्ट रिपीट होते हैं। तो मैं चाहूँ तो 10 मिनट में भी 10 क्वेश्चन करा सकती हूँ, और 10 क्वेश्चन को मैं 30 मिनट में भी करा सकती हूँ। आपके ऊपर डिपेंड है, आप बताओ आप कैसे पढ़ना चाहते हो, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर लेना। और DSSB PGT बायोलॉजी के क्वेश्चन शुरू करवा रखे हैं, उसको देख लेना। बहुत जल्द KVS के भी करवाएंगे, PYQ के थ्रू ही मैं करवाऊंगी, क्योंकि टॉपिक से बहुत कम रिस्पांस मिलता है मेरे को टॉपिक से करवाती हूँ तब, ठीक है। तो आप बता देना आपको कैसे करना है। थैंक यू सो मच।